देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और दोपहर के वक्त मैं अपनी बुआ के घर से वापस अपने गांव की ओर निकल पड़ा। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपनी बुआ के यहाँ आया हुआ था। कॉलेज की छुट्टियों ने मुझे एक घूमने का मौका दिया और काफ़ी दिनों तक मैं अपनी बुआ के यहीं रहता था। लेकिन अब काफ़ी समय हो चुका था और मुझे वापस अपने गांव भी लौटना था, जिस कारण लगभग 10 दिन के बाद मैं वापस अपने गांव लौटने लगा। बुआ का गांव मेरे गांव से काफ़ी दूर पर पड़ता था, जहां मुझे करीब 300 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना पड़ता, क्योंकि मेरे फूफा जी एक बड़े अधिकारी थे और अमूमन उनका प्रमोशन होने के कारण उन्हें किसी दूर वाली जगह पर स्थित किया गया। आज मैं वापस अपने गांव लौट रहा था और मेरे हाथ में काफ़ी सारा सामान भी था। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी बुआ ने हद से ज़्यादा सामान डाल दिया जो उपयोग में लेना था। खैर, सारा सामान लेकर मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और जब तक मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मेरे साथ मेरी बुआ का लड़का भी था। हम दोनों जैसे ही रेलवे ट्रैक पर पहुंचे तो मेरी बुआ का लड़का, जिसका नाम अमित था, वो मुझसे कहने लगा कि निखिल देखो, ये जगह ठीक नहीं है। चाहे कोई भी स्टेशन हो, तुम्हें नीचे नहीं उतरना है और याद रहे, यहाँ कोई भी खतरा तुम्हारे ऊपर हावी हो सकता है। इस पर मैं अमित से बोला, अरे यार, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मैं इन चीज़ों को समझ नहीं सकता। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इतना बोलकर मैं एक टूटी सी बेंच पर बैठ गया और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, तो दूसरी तरफ निखिल का पूरा चेहरा टेंशन के मारे सना हुआ था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे किस चीज़ की टेंशन है। इससे पहले मैं निखिल से कुछ और बोल पाता, निखिल मुझसे एक बार फिर कहने लगा, देखो, आज से भी कोई चीज़ मत खरीदना, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ एक छल है। लेकिन मैं कहाँ पर निखिल की बातों पर बिलीव करने वाला था। पहले से उसने मुझे काफ़ी डरा दिया था, लेकिन बार बार ऐसी बातें सुनकर मैं चौंक गया था। फिर जाकर 1.5 घंटे के बाद ट्रेन का आगमन हुआ। ट्रेन के आते ही मैं सबसे पहले बोगी के अंदर चढ़ गया, जहाँ भीड़ की कोई कमी नहीं थी। पहले तो वहाँ कदम पटकने तक का स्थान नहीं था और इस समय शाम के 4 बज चुके थे। ठंड का मौसम था, जिस वजह से दिन तो कब बीत जाए वक्त का पता ही नहीं चलता। खैर, अभी मैं ट्रेन के एक सीट के पास बैठ गया। मुश्किल से मुझे एक सीट मिली थी, क्योंकि वह एक लोकल ट्रेन थी जिसके अंदर लोगों की अफरा तफरी जमी हुई थी। एक रेलवे स्टेशन आते ही अचानक ही लोगों में कमी देखने को मिली और फिर जब ट्रेन थोड़ा और आगे गई तो शाम ढलते ही ट्रेन का इंजन अचानक ही बंद पड़ गया। और इस बारे में जब कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ट्रेन के अंदर कोई मिस्टेक आ गई है। फिर इतने में ही हमारी ट्रेन के अंदर सफ़ेद लिबास में लिपटा टीटी पहुंचा, जिसके हाथ में कुछ था। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि भैया अपनी टिकट दिखाओ। तो मैंने बिना झिझके उसे अपनी टिकट दिखा दी। वो बाकी के लोगों से भी टिकट मांगते हुए टिकट देखने लगा। इतने में एक औरत पता नहीं क्यों, लेकिन किसी भटकती आत्मा की तरह बाथरूम के अंदर घुस गई और तब तक मुझे भी ये विश्वास हो चुका था कि हो ना हो इस औरत के पास अवश्य ही टिकट नहीं है, जिस वजह से ये भटक रही है और शायद अब ये टीटी इसे पकड़ने वाला है। इतना सब हो जाने के बाद भी टीटी ने उस औरत के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी। शायद वो अच्छी तरह जानता था कि इस ट्रेन के अंदर एक महिला के पास टिकट नहीं है। शायद इसके बारे में और चर्चा करना ठीक नहीं था, जिस कारण मैंने भी इसके बारे में बातचीत करना बेहतर नहीं समझा और अपने काम में जुट गया। यानी कि मैं चुपचाप बैठा रहा। अब मुझे तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और अब भूख ने भी पेट में आतंक मचाना शुरू कर दिया। पेट में हुई खलबली ने मुझे कोई चीज़ खाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन आसपास कुछ था ही नहीं और ऊपर से मेरी भूख बढ़ती जा रही थी। जब मुझे लगा कि यहाँ पर खाने को कुछ नहीं है तो मैं हताश होकर खिड़की से बाहर देखने लगा। करीब 20 मिनट के बाद ट्रेन फिर से स्टार्ट हुई और उसके बाद मुझे ट्रेन के अंदर यात्रियों की संख्या लगभग ना के बराबर दिखाई देने लगी। सिर्फ 4 यात्री ही थे जो इस बोगी के अंदर बैठे हुए थे और एक मुसाफिर था जो मेरे सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। दरअसल वो कोई लड़की थी जो बार बार मुझे घूर रही थी। जब मुझे लगा कि ये मुझे घूर रही है तो मैं भी उसकी तरफ देखने लगा। फिर मैं उसकी तरफ देखता रहा और वो भी मेरी तरफ देखती रही। बाद में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और भूख से तिलमिलाता हुआ मैं सबसे पहले बोगी के दरवाजे के पास पहुंचा
तो मुझे एक पानी पूरी की छोटी सी दुकान नजर आने लगी। उस दुकान को देखकर ये अनुमान लगाना बड़ा ही आसान था कि इस दुकान के ऊपर कोई बुढ़ा आदमी ही काम करता होगा, क्योंकि जो शख्स मुझे यहाँ से नजर आ रहा था उस आदमी के हाथ और पैर बहुत धीमे धीमे काम कर रहे थे। इस वक्त उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो पानी पूरी खाए, लेकिन भूख ने तो मेरे पेट के अंदर आतंकी मचा रखा था। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी बोगी से नीचे उतरने लगा, लेकिन उसी दौरान उस लड़की ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और कहने लगी कि सुनिए, क्या यहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ मिल सकती है क्या? फिर मैंने भी उस लड़की के एक अंगुली पकड़ते हुए कहा, अरे वो देखिए, सामने की तरफ एक पानीपुरी की दुकान है। आप चाहो तो मेरे साथ चलकर अपनी भूख को थोड़ा शांत कर सकती हो। शायद वो मासूम से लड़की दिल की बहुत साफ थे। वो मेरे साथ उस दुकान की तरफ चल पड़े। हम दोनों दुकान के पास पहुंचकर पानी पूरी खाने लगे और इसी बीच मुझे उस लड़की के साथ टाइम काटने का वक्त भी मिल गया। हम दोनों आपस में बातें करते हुए पानी पूरी खा ही रहे थे कि अचानक मुझे जोर से घबराहट होने लगी और उस लड़की का चेहरा भी अब उतरा हुआ लग रहा था। शायद उसके साथ भी कुछ गड़बड़ थी। फिर मैंने बिना झिझके उस लड़की से कहा, मुझे लगता है इस पानीपुरी में कुछ तो गड़बड़ है। उस लड़की ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और फिर मैं उस पानीपुरी वाले का मुंह ताकने लगा, लेकिन उसकी गर्दन अभी भी नीचे झुकी हुई थी। उसने मुझे पैसे मांगने का इशारा किया, लेकिन आज मेरे विचार बदल चुके थे। मेरा माथा खिसक चुका था क्योंकि उसने हमें एक बहुत ही गंदी पानीपुरी खिलाई और गुस्से में आकर मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया और उसके बाद मैं उस लड़की के साथ अपनी बोगी में लौट गया। लेकिन हम दोनों को अब उल्टी जैसा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे पेट में गड़बड़ होने लगी और वो लड़की फिर बाथरूम तक चली गई और मैं भी लेडीज बाथरूम से सटा हुआ मैन बाथरूम के अंदर पहुंचा और वहां जाकर सबसे पहले मुझे फ्रेश होने की आवश्यकता आन पड़ी। फिर ट्रेन के अंदर बैठे एक आदमी ने पूछा, आपका ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है और अपना पेट पकड़ कर क्यों घूम रहे हैं? तो मैंने उसे पूरी बात बताई, लेकिन उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका कहना था कि इस स्टेशन पर पानीपुरी की कोई दुकान ही नहीं है। और यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। फिर जब मैंने उस लड़की जिसका नाम अंजलि था, हमने ट्रेन से झांकते हुए बाहर की तरफ देखा तो इस बार सच में हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां कोई दुकान ही नहीं थी। सिर्फ कुछ ही पलों में वो लड़की मेरी एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी और इस दौरान हमारे साथ क्या हो रहा था ये तो हमें भी नहीं मालूम। सिर्फ 10 मिनट में उस पानीपुरी का गायब हो जाना कोई आम बात तो नहीं थी। फिर जब हमें हल्का ठीक महसूस हुआ तो हम दोनों अपनी सीट पर बैठ गए। इस बार मैं उस लड़की के बेहद करीब था और उससे इधर उधर की बातें करने लगा। बातों ही बातों में मैंने उस लड़की से उसका फ़ोन नंबर मांग लिया और ताजुब तो मुझे उस वक्त हुआ जब उसने मुझे नंबर मांगते ही बिना विचार किए अपना फ़ोन नंबर दे दिया। और इसी बीच हमारी बोगी के अंदर एक दस्तक हुई। ये दस्तक बड़ी अजीब थी। दरअसल कोई इंसान हमारी बोगी के अंदर एकदम से घुसा, जिसके कदमों की आहट बड़ी तेज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो इंसान हमारे सामने पहुंचा तो मेरी सांसें थमने लगी। दरअसल ये वही पानीपुरी वाला था जो मुझसे पैसे मांग रहा था। अंजलि तो एक गहरी नींद में थी, लेकिन मेरी आंखें अभी भी खुली हुई थी और एक खौफनाक दृश्य को देखने के बाद मेरा माथा ही सटक गया, क्योंकि उसके पैर पीछे की तरफ थे और साथ ही उसके हाथों के नाखून किसी राक्षस से कम नहीं थे। उस समय मेरे मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकल पाया और मेरी ऐसी दशा हो चुकी थी कि मैं अपनी पूरी चाहत के बावजूद भी एक शब्द तक अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल पाया। सब कुछ एकदम डरावना था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी मेरे बगल में बैठी वो लड़की जिसका नाम अंजलि था, उसने अचानक ही अपनी आंखें खोली तो वहां से सब कुछ एकदम से गायब हो गया। तब तक वो लड़की मेरे चेहरे की तरफ देखकर ये समझ चुकी थी कि जरूर मुझे किसी चीज के खौफ ने सताया है। फिर उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ते पूछा, आप ठीक तो हो? तब जाकर मैंने भी उस लड़की को पूरी बात बताई कि कैसे मुझे वो पानीपुरी वाला आदमी नजर आया और उसने अपने भयानक रूप से मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस लड़की को बताते वक्त भी मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तो उस लड़की ने मेरी गर्दन अपने कंधे पर रखी और मुझे थोड़ी देर आराम करने को कहा। मुझे भी मानो जन्नत मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ है मैंने उसकी कभी कल्पना तक नहीं की थी। मुझे तो हल्की हल्की नींद आ गई, लेकिन उसके बाद अंजलि जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। जब मेरी भी आंख खुली तो दृश्य कुछ ऐसा था
जिसे देखकर इंसान की रूह कांप उठे। दरअसल उस आदमी का पूरा शरीर खून से सना हुआ था और वो बोगी से लटक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने सुसाइड किया हो। उसके सर से लेकर उसके पांव तक खून की धारा बह रही थी और उसके बाद उसने अचानक ही अपनी आंखें खोली तो वो नज़ारा बेहद खौफनाक था। और जैसे उसने अपनी आंख खोली तो अंजलि मेरे सीने से चिपक गई। एक तरफ जहां मुझे खुशी हो रही थी तो दूसरी तरफ डर का साया मेरे ऊपर सर चढ़कर बोल रहा था। उसके खून में सने हुए दांत बड़े ही डरावने लग रहे थे। उसने मेरी तरफ एक हल्की सी मुस्कान देते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर गिरने की वजह से बोगी में हलचल होने लगी। मैंने किसी तरह उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से भगाने लगा। फिर हम दोनों दूसरी बोगी के दरवाजे के पास पहुंचे और हमने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज हमारी किस्मत को कुत्ता काट चुका था और हमारी सारी कोशिशें अब फेल हो रही थी। पता नहीं आज क्या हो रहा था और इतने में ही वो पानीपुरी वाला आदमी अपने छोटे छोटे कदमों के साथ हमारे और भी करीब पहुंचने लगा। उस वक्त वो बार बार मेरे हाथ की कलाई की तरफ देख रहा था, लेकिन उस वक्त मैंने इस चीज को बिल्कुल भी नोट नहीं किया था। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता मैंने अपनी जेब से 40 रुपए निकाले और सबसे पहले जमीन पर रख दिए। वो 40 रुपए हवा में उड़ने लगे और वहां से गायब हो गए। मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जो सच में अविश्वसनीय था। और जैसे ही मैंने उस 40 रुपए को जमीन पर रखा तो उस पानीपुरी वाले का गुस्सा शांत होने लगा और उसने मेरी कलाई की तरफ देखना बंद कर दिया और उसके बाद अब अचानक ही वहां से गायब होने लगा। सब कुछ अचानक ही ऐसा हुआ कि मेरी तो समझ से बाहर था। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी कलाई की तरफ ध्यान दिया तो मैंने देखा कि मेरी कलाई के ऊपर भगवान श्री श्याम बाबा का ताबीज बंधा हुआ था। शायद उस ताबीज ने आज मेरी जिंदगी बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ट्रेन में हुए इस हादसे ने मुझे पूरे तरीके से विचलित कर दिया। मैं पूरा एकदम सहम चुका था। मैंने कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी भी अकेला सफर तय नहीं करूंगा। लेकिन इस ट्रेन में मुझे अपनी जिंदगी का लाइफ पार्टनर मिल गया, क्योंकि उसके बाद लगभग 1.5 साल में ही मुझे एक सरकारी जॉब मिल गई और मैंने अंजलि से शादी कर ली। आज हम दोनों अपनी जिंदगी को अच्छे खासे तरीके से जीते हैं और अब हमारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी संजोग से हमें हमारे लाइफ पार्टनर किसी हादसे में ही मिल जाते हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन शुक्र है भगवान का कि मेरी उस दिन जान बच गई और मुझे अपनी जिंदगी का एक अच्छा पार्टनर भी मिल गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी कभी हमारे साथ होने वाली गंदी चीजें भी हमें एक अच्छी चीज की तलाश पूरी कर देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।